हेलो एवरीवन, आपको मैंने लास्ट क्लासेस में ऑलमोस्ट सारे वीडियो कवर करा दिए थे, मतलब सारे टॉपिक्स हो गए थे। आपका इकोलॉजी की बुक में हम इकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। इकोलॉजी का आपका मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर करा दिया था, जिसमें से एक टॉपिक बाकी रहा है आपका, जो है इकेड्स एंड इकोफिन्स। ये आपका यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि हमारा ये एक टॉपिक बाकी रह गया है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि व्हाट इज इकेड्स एंड इकोफिन्स। ओके, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक हैबिटल एरिया है, हैबिटाट 1। ठीक है, हैबिटल एरिया क्या होता है? जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सारी एक्टिविटी कंप्लीट करे, उसकी रिप्रोडक्शन, फूड, स्पेस, स्लीपिंग, मतलब उसका जो ओवरऑल काम है वो एक जो स्पेसिफिक एरिया में होता है, उसे उसका हैबिटाट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक हैबिटल एरिया है, यानी कि ये एक एरिया है जहाँ पे एक स्पीसीज ए रहती है। ये है स्पीसीज ए। अब ये ए स्पीसीज क्या करती है? यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो मॉडरेट है। मॉडरेट यानी बीच का। कैसे? कि यहाँ पर टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, ऑक्सीजन, CO2 ये सभी मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये स्पीसीज ए, यहाँ पे दो हैबिटाट और हैं। ये हैबिटाट सेकंड है और ये हैबिटाट थर्ड है। हैबिटाट सेकंड में ये जितने भी हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल फैक्टर, ये सारे ही यहाँ पर हाई हैं। ठीक है, दैट मीन टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, तो इसको मैं एक सिंगल से बता देती हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट टाइप का एनवायरनमेंट है। और हैबिटाट सेकंड के अंदर ये सारे लो हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर और बाकी सारे फैक्टर्स कम हैं। अब इस स्पीसीज ए के ऑफ स्प्रिंग A1 एंड A2 हैं, दोनों एक ही, लेकिन हमने सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए हैं। हम इन्हें अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि A1 यहाँ से अब इस हैबिटाट में आता है और A2 यहाँ से इस हैबिटाट में आता है। होता क्या है कि जब A1 इस हैबिटाट में आता है तो ये टाइम के साथ साथ, ये जो लाइन डिनोट कर रही हूँ मैं, ये टाइम की है, दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो जब ये टाइम के साथ यहाँ आता है तो ये A1 स्पीसीज धीरे धीरे अपने अंदर चेंज करते करते, थोड़े थोड़े इसके अंदर चेंज आना चालू होते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप को बदलना चालू करती है स्पीसीज। तो ये धीरे धीरे करके एक स्पीसीज में चेंज होती है, जो कि है B। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी A2 आता है और A2 भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अपने अंदर चेंज करते करते कन्वर्ट हो जाता है और बना लेता है अपनी स्पीसीज को C मान लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो चेंज हुआ है दोनों स्पीसीज के अंदर, कैसा हुआ है? दोनों ही स्पीसीज के अंदर जो चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी मॉर्फोलॉजी में हुआ है। ठीक है, या कह सकते हो फिजिकली या फिजियोलॉजिकली। इनके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि इनका जीन जो संरचना है वो एज इट इज है। अब
जो इस तरह का इवोल्यूशन है कि जब एक स्पीसीज ए अपने दो ऑफस्प्रिंग्स, ये क्या है, इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं, इन दो ऑफस्प्रिंग A1 एंड A2 दोनों अभी तक सेम ही थे, से ये दो डिफरेंट हैबिटाट में जाते हैं इसके दोनों ऑफस्प्रिंग, तो ये दोनों ही ऑफस्प्रिंग अपने आप को वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें उस एनवायरमेंट में अपने आप को अडप्ट करना होता है, वहाँ पर इनको सर्वाइव करना होता है, और उस सर्वाइव करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर चेंज करते हैं, और वो चेंज इनको वहाँ पर अडप्टेशन के लिए जरूरी है, जिससे कि धीरे धीरे करके ये इनके जेनेटिक मेकअप, इस पॉइंट को अभी एक बार के लिए भूल जाइएगा, ये एक अलग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये चेंज इनके जेनेटिक मेकअप में होते जाते हैं, उस वजह से ये स्पीसीज सी बन गई, ठीक है, और यहां पर ये स्पीसीज बी बन गई। दैट मीन जो यहां चेंज हुए हैं, यहां पर अभी मैं बात कर रही हूं जेनेटिक मेकअप में पहुंच गए। तो ये स्पीसीज बिल्कुल नई बन चुकी हैं, बी एंड सी, ठीक है। इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मीनिंग है कि एक स्पीसीज के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो इसकी संतानें हैं, उनका डिफरेंट हैबिटाट में जाकर डिफरेंट कैरेक्टर्स को, लक्षणों को इवॉल्व करना, बनाना और अडप्ट होना उसमें, इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां पर चेंज किस में हुआ है? इनके जेनेटिक मेकअप में हो गया, इसलिए इस A1 ने B में बिल्कुल और A2 ने C में चेंज कर लिया। अब ये A और ये B आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते या इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर आपस में प्रजनन नहीं हो सकता, मैटिंग नहीं हो सकती। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, ये रिप्रोडक्शन आपस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट स्पीसीज, ये स्पीसीज सेकंड और ये स्पीसीज थर्ड में इवॉल्व हो गए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब सेकंड पॉइंट, इसे तो हमने कहा डाइवर्जेंट। अब अगर क्या हो कि फिर से ये एक हैबिटाट है, इस हैबिटाट में ये स्पीसीज ए है और ये बी है। एक सेकेंड, ये एक हैबिटाट है, ठीक है। यहां पे एक स्पीसीज ए है और ये दूसरा हैबिटाट है, यहां स्पीसीज बी है। यहां पे हॉट एनवायरनमेंट है, यहां पे कोल्ड एनवायरनमेंट है, यानी कि डाइवर्जेंट को उल्टा सोचो, ठीक है। अब ये दोनों ही स्पीसीज अलग अलग एनवायरनमेंट से एक थर्ड हैबिटाट में आई। ये हैबिटाट 1, ये हैबिटाट 2, ये स्पीसीज 1, ये स्पीसीज 2, ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट से एक कॉमन हैबिटाट में आई। दोनों का कॉमन हैबिटाट है जो कि हैबिटाट 3 है, ए और बी। और ये दोनों किसमें इवॉल्व हो गई? एक सिंपल टाइप के इन्होंने कैरेक्टर डेवलप किए, यानी कि दोनों के अंदर कैरेक्टर कैसा है? दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर है, ये अपने आप को सी के अंदर इवॉल्व कर लेती हैं। तो इस तरह का इवोल्यूशन जो होता है वो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये इनका इवोल्यूशन हो सकता है कि इनके जेनेटिक मेकअप तक पहुंच गया हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी पहुंचा हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कन्वर्जेंट एंड व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब हम इकेट्स एंड इकोफिन्स की बात करते हैं। सबसे पहले इकेट्स।
इकेट्स। इकेट्स क्या होता है? इकेट्स को हैबिटल फॉर्म या फिर मतलब इसे आप ऐसे लिख लीजिए कि इसे हैबिटाट फॉर्म्स भी कहते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है। दो डिफरेंट स्पीसीज जब दो डिफरेंट एरिया से एक सिंगल एरिया में रहने लगती हैं तो उनके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो डेवलप होते हैं। इसे इकेट्स कहा। कैसे, ये देखते हैं कि ये स्पीसीज ए थी, आप डाइवर्जेंट को सोचिए, और ये स्पीसीज बी थी। ये दोनों ही स्पीसीज एक कॉमन हैबिटाट में गई और वहां पर जाकर इन्होंने कैरेक्टर डेवलप किया। ए ने अपने अंदर कुछ कैरेक्टर डेवलप किए और बी ने अपने अंदर कुछ कैरेक्टर डेवलप किए। अब ये थोड़ा इनसे स्पीसीज से अलग अपने आप को शो कर रही है। यहाँ पे हैबिटाट ए था मतलब 1 और यहाँ सेकेंड, यहाँ हॉट था, यहाँ कोल्ड। अब ये दोनों मॉडरेट एनवायरनमेंट में आई और इन्होंने अपने अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप किए। अब ये जो कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर इनके सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल यानी कि इनके काम करने में, कार्यकी में, और सेकंड फिजिकल कह सकते हो या मॉर्फोलॉजिकल, इनकी आकारिकी में हुए। आकारिकी में हुए, बाकियों में इनके कैरेक्टर नहीं चेंज हुए, यानी कि इनका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं हुआ। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए कि ये दोनों स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट में अगर वापस आती हैं तो ये अपने कैरेक्टर को, जो इनके अंदर कैरेक्टर हुए थे, ये उन्हें वापस से रिमूव करके वापस नॉर्मल बन जाएंगी। तो इकेट्स क्या होते हैं? इकेट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टर के अंदर चेंज होता है, या फिजियोलॉजिकल यानी कि इनका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता, और इन्हें ये दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले स्पीसीज जब सेम एनवायरनमेंट में जाती हैं तो सिंपल सा लिख सकते हैं ऐसे कि दो डिफरेंट एनवायरनमेंट या हैबिटाट में रहने वाली स्पीसीज में दो डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं, और जब वो एक कॉमन हैबिटाट को शेयर करती हैं, कॉमन हैबिटाट या एनवायरनमेंट को शेयर करती हैं, तो इनके अंदर चेंज आते हैं, और ये चेंज मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल लेवल पे होते हैं, इन पे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जेनेटिक मेकअप इनका चेंज नहीं होता। उस वजह से इनको अगर फिर से उसी हैबिटाट में ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि इनको इनके नेटिव हैबिटाट जहाँ से ये थी, क्या कह लो, पुराने वातावरण में छोड़ा जाए फिर से, तो ये अपने जो पहले वाले कैरेक्टर थे, ये अपने कैरेक्टर फिर से डेवलप कर लेती हैं, ओल्ड कैरेक्टर फिर से डेवलप कर लेंगी, और जो इन्होंने न्यू कैरेक्टर को जो गेन किया था उनको ये रिमूव कर देंगी। तो इस तरह के जो होते हैं उसे इकेट्स या हैबिटेट फॉर्म कहते हैं, जिनके अंदर के इनकी जेनेटिक मेकअप में चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इनके जो फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल हैं कैरेक्टर, उनके अंदर चेंज होता है। तो ये जो पॉइंट है कि इनके अंदर सिर्फ इन्हीं के अंदर चेंज होता है, इनके बेसिस पे इन्हें और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इन्हें इकेट्स एंड हैबिटेट फॉर्म के अलावा भी इकोफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोफिन्स, ठीक है। अब इनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इनका एग्जाम्पल रामाकृष्णा ने 2 प्लांट बताए थे यूफोर्बिया के, और ये दोनों यूफोर्बिया के प्लांट, इनका एग्जाम्पल अगर हम लें
तो वो उनका एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार इकेड्स का, कि जो रामाकृष्ण थे, रामाकृष्णन, इन्होंने 1960 में 2 प्लांट बताए थे। यूफोर्बिया की 2 स्पीसीज हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए यूफोर्बिया, इसकी ही 2 स्पीसीज हैं 1 और 2, जो कि इकेड्स का प्रदर्शन करती हैं, या फिर जो इकेड्स के लिए, जिन्हें हम इकेड्स कह सकते हैं, कि इनको 2 डिफरेंट हैबिटाट में उगाया जाता है, फिर से सेम हैबिटाट में लाया जाता है, तो ये अपने कैरेक्टर को वापस से पा लेती हैं। तो अगर हम सिंपल सा कहें तो जो इकेड्स हैं, इन इकेड्स के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय, जो कि वापस से चेंज हो जाते हैं। जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, चेंज सिर्फ मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी में होता है। ठीक है, ये हो गई इकेड्स की बात। इसी के अलावा यूफोर्बिया के हैं, डाइकैंथियम एक घास है, इसके अंदर भी 2 टाइप मिलते हैं इकेड्स के, मतलब ये भी इकेड्स के शो करती हैं, इसकी स्पीसीज भी। और अब हम सेकंड बात करते हैं इकोटाइप्स की। इकोटाइप्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट ले लो, ठीक है। अब आते हैं हम इकोटाइप्स पे। इकोटाइप्स सेकंड, तो याद रखना फर्स्ट वाले को ही इकेड्स कहा जाता है, इकेड्स, इकोफेंस एंड हैबिटेट फॉर्म एक है, जिनके अंदर रिवर्सिबल, इसको यहां लिख रही हूं मैं, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय चेंज होते हैं, उत्क्रमणीय कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ठीक है, इकोटाइप्स के अंदर क्या होता है कि इकोटाइप्स के अंदर वही 2 डिफरेंट हैबिटाट से, एक यहां से स्पीसीज गई और एक यहां से स्पीसीज गई, ये यहां चले गए। अब ये दोनों स्पीसीज जब एक न्यू हैबिटाट में गई तो ये वहां पे जाके नई स्पीसीज में चेंज हो गई, सी एंड डी बना लिया इन्होंने अपने आप को। अब ये टाइम के साथ अपने आप को सी एंड डी बना लिया, अगर हम इनको वापस इस हैबिटाट में लाएं तो ये वापस अडप्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह से इकोटाइप्स में क्या होता है, इकोटाइप्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इनके जेनेटिक मेकअप पर होते हैं। जो इनका जेनेटिक मेकअप है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, लेकिन इनमें और इन्हें अगर इनके ओल्ड हैबिटाट में या ओल्ड एनवायरनमेंट में वापस भेजा जाएगा तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इसलिए ये अपनी वापस से ओल्ड फॉर्म में नहीं आएंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इकोटाइप्स के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो इर्रिवर्सिबल हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो केसिया की स्पीसीज हैं, केसिया की और यूफोर्बिया के अंदर आपको इकोटाइप्स के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इकोटाइप्स एंड इकेड्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो तीनों नाम हैं, चाहे इकेड्स हो, चाहे इकोटाइप्स हो, चाहे हैबिटेट फॉर्म हो, ये सारे के अंदर ही जेनेटिक मेकअप में चेंज हुआ है। इसलिए अगर इनको वापस से पुराने हैबिटेट में लेके जाया जाए तो ये अपने कैरेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, यानी कि ओल्ड फॉर्म में वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर इकोटाइप्स को उनके ओल्ड फॉर्म में लेके जाया जाए तो ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसी के साथ ये जिसके एग्जाम्पल जितने भी हैं उन्हें याद रखिएगा कि क्या कैरेक्टर है। कभी कभी आपको इकेड्स नहीं देंगे तो वहाँ पे आपको इकोफिन्स या फिर हैबिटल फॉर्म दे दिया जाएगा।
तो उसे समझ के अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा। इसी के साथ आपकी बुक कंप्लीट होती है। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।